आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सैम में आप सभी का स्वागत है। आज के है असंभाविता प्रतिदर्शन या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे मैंने पूर्व में कहा ना कि यदि आपको ड्राइंग कंपटीशन के लिए 10 विद्यार्थियों का चयन करना है, यदि आपने बिना कुछ देखे किसी भी 10 विद्यार्थी का नाम उस प्रतियोगिता के लिए दे दिया तो वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। पर जब यहीं पर यदि हम उन बच्चों के स्किल को, उनकी योग्यता को, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनका चयन करें तो वो कहलाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इस प्रविधि में किसी इकाई के चुने जाने की संभावना न तो ज्ञात रहती है और न ही उसको गणना किया जा सकता है। इस प्रकार के सैम्पलिंग में त्रुटि को भी हम क्या नहीं कर सकते, जस्टिस या जांच नहीं सकते। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है जब जनसंख्या बहुत व्यापक हो, बहुत बड़ा हो, जब हमको अपनी जनसंख्या का स्वरूप स्पष्ट ना हो, साधन सीमित हो, तो ऐसे समय में रिसर्चर जो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करता है। इसके बहुत सारी विधियां हैं। जैसे आपने चित्र में देख रहे हैं कि आपका सैंपल साइज, आपका अध्ययन का क्षेत्र बहुत वृहद है, तो आप किस प्रकार से सैंपल चूज करेंगे, इन्हीं प्रकारों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला टाइप है अभ्यंस निदर्शन, कोटा सैंपलिंग। इस विधि में समग्र को कई वर्गों में बांट दिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ग से चयनित की जाने वाली इकाइयों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है और उसी निश्चित संख्या को अभ्यंस कहते हैं, कोटा कहते हैं। इसके बाद शोधकर्ता प्रत्येक वर्ग में से निर्धारित मात्रा में अपनी इच्छा अनुसार इकाइयां चुन लेता है। यह विधि जो होता है वह पूरी तरीके से जो रिसर्चर होता है उसकी ईमानदारी, योग्यता और निष्पक्षता पर ही निर्भर होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है जहाँ पर आपको महिलाओं की समस्या से संबंधित अध्ययन करना है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका अध्ययन का आपका जो तथ्य संकलन का जो वे है वो तो महिला ही होंगी। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए वहाँ पर लड़कियाँ भी होंगी, महिलाएं भी होंगी, बालिका भी होंगी। तो हम क्या करेंगे कि 50 जो है वो महिलाएं ले लिया, 30 आपने बालिका ले लिया और 20 जो है आपने बच्चियाँ ले ली। तो इस तरह से आप कोटा निर्धारित करते हैं कि इतनी संख्या यहाँ से, इतनी संख्या यहाँ से, इतनी संख्या यहाँ से आप लेंगे। इसी को कोटा सैंपलिंग कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आता है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन या सविचार निदर्शन। जब शोधकर्ता अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके, जानबूझ करके, अपने विवेक और निर्णय के अनुसार समग्र अध्ययन में से कुछ इकाइयों को चुन लेता है, तो इस विधि को उद्देश्यात्मक या सविचार निदर्शन कहेंगे। इस विधि में शोधकर्ता का निर्णय तथा उसका शोध का उद्देश्य ही प्रधान रहता है डाटा कलेक्शन, सैंपलिंग चूज करते समय। मान लीजिए मुझको कि कंप्यूटर से संबंधित कोई विषय है मेरा, कि कंप्यूटर में क्या क्या परेशानियां होती हैं, तो मेरा अध्ययन का जो विषय है वो क्या है कि कंप्यूटर के जानकार लोगों को ही मुझको चुनना पड़ेगा उत्तरदाता के रूप में। मैं जो कंप्यूटर नहीं जानते उनका चुनाव नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य है, अपने उद्देश्य के आधार पर मैं कंप्यूटर साक्षर लोगों का ही मैं अपने उत्तरदाता के रूप में चयन करूँगी। फिर आता है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग या आकस्मिक निदर्शन। इसको जजमेंटल सैम्पलिंग भी हम कह सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत हम सैंपल लेने से पहले कुछ भी विचार न करते हुए अध्ययन क्षेत्र में जाते हैं और जाकर हम अपने सैंपल का चयन कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी हमें अध्ययन के दौरान व्यक्ति उपलब्ध हो, जिसको हमको लगता है कि इसको विषय से संबंधित जानकारी है, ये हमको तथ्य प्रदान कर सकता है, जानकारी दे सकता है, तो हम उन्हीं को ही अपना सैंपल चुन लेते हैं। इसको आकस्मिक निदर्शन, एक्सीडेंटल निदर्शन भी कह सकते हैं। फिर आता है सुविधाजनक निदर्शन। नाम से ही स्पष्ट है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग। इस विधि में निदर्शन का चयन अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा से करता है। हालांकि यह विधि वैज्ञानिक नहीं मानी जाती, फिर भी इसका प्रयोग शोध कार्य में किया जाता है।
इसके चयन का प्रमुख आधार होता है धन की बचत करना, समय की बचत करना, और जो रिसर्चर है उसकी अपनी इंटरेस्ट है, उनकी अपनी योग्यता है। तो इसे कई बार अनियंत्रित या अवसरवादी निदर्शन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग जब हमारे पास हमारा टोटल पॉपुलेशन क्या ना हो, स्पष्ट ना हो, तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, हम अपने इर्द गिर्द जो कन्वीनियंट सैम्पलिंग के तौर पर हमको दिखाई दे रहा है उसी को हम सैंपल के तौर पर चुन लेंगे। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि रिसर्चर किस तरह से अपने इर्द गिर्द ही आसपास के लोगों को ही अपने सैंपल के तौर पर क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। इसके बाद अगला है इसके अंतर्गत नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत स्वचयनित निदर्शन, जिसको कि सेल्फ सेलेक्टेड सैम्पलिंग कहा जाता है। कई बार निदर्शन चुना नहीं जाता, बल्कि उस विषय से संबंधित व्यक्ति स्वयं ही आपके सैंपल का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए मुझको आज तक न्यूज़ चैनल के बारे में कोई जानकारी एकत्रित करना है कि इस चैनल को कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, टीवी या समाचार पत्रों के माध्यम से एक घोषणा करा देते हैं कि भाई इससे इंटरेस्टेड व्यक्ति आप अपनी राय प्रस्तुत करें। तो जब वही व्यक्ति इसमें अपनी राय रखेगा, वही व्यक्ति इसमें अपने पत्र भेजेगा जो इस न्यूज़ चैनल को देखता है। तो हम यहाँ पर ये पा रहे हैं कि अपने आप ही इस कार्यक्रम को देखने वाले व्यक्ति आपके सैम्पलिंग का हिस्सा बन जाएंगे। तो इसे ही सेल्फ सेलेक्टेड सैम्पलिंग माना जाता है। फिर अंतिम आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत स्नोबॉल सैम्पलिंग। इस तरह की सैम्पलिंग में हम हर एक सैंपल के पास नहीं जाते हैं, बल्कि सैंपल जो है वो अपने आप इसमें जुड़ता चला जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आप कोई बर्फीले क्षेत्र में बर्फ का गोला जब आप फेंकते हैं, तो जब बर्फ का गोला जिस हिस्से पर गिरता है, जब उसे आप उठाते हैं तो उसमें बर्फ का कुछ हिस्सा उस गोले में क्या हो जाता है, अपने आप चिपक जाता है। ठीक उसी प्रकार हम जब किसी क्षेत्र में मद्यपान की बुराई से संबंधित किसी विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उस गांव में जाते हैं और कोई व्यक्ति आपको आसानी से ही स्वीकार नहीं करेगा, आपको नहीं बताएगा कि हाँ मैं मद्यपान का आदी हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को जो आपका परिचित हो, जिस पर आपको विश्वास हो और उसे आप पर विश्वास हो, उससे आप तथ्य संकलित करते हैं। फिर धीरे धीरे वही व्यक्ति दूसरे लोगों के बारे में भी जो मद्यपान से ग्रसित है, उनके प्रभाव के बारे में आपको बतलाता चला जाता है या उनसे परिचित करा करके अपने आप सैंपल में ऐड होते चले जाते हैं। इसे ही स्नोबॉल सैंपलिंग कहा जाता है। तो ये हो गया सैम्पलिंग क्या है और सैम्पलिंग के कितने सारे टाइप्स हैं, और इसके अलावा भी आपको कई अलग अलग नाम इसमें सैम्पलिंग के प्रकार आपको दिखाई देंगे। मैंने पूर्व में ही बताया कि वैज्ञानिकों में इसको नामों को लेकर के सहमति न होने के कारण इसके बहुत सारे प्रकार आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और इसको और वृहद रूप से पढ़ने के लिए हम आगे और भी वीडियो डालते रहेंगे। आज के लिए